छात्रों, हम आपके लिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जीएस का। और ये 5वीं क्लास है। ध्वनि तरंगें पहला प्रश्न है इसमें, ध्वनि तरंगें। क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। देखिए, क्लास पर आगे बढ़ते हैं। अब पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्वनि तरंगें। ध्वनि तरंगें क्या है? निर्वात में ध्वनि तरंगें निर्वात में चल सकती हैं। केवल ध्वनि तरंग निर्वात में चल सकती है? नहीं, केवल ठोस माध्यम से चल सकती हैं। केवल कह रहा है, नहीं, और चीज़ से भी चल सकती हैं। केवल गैसों में चल सकती हैं। इसे छोड़ो, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। ठीक है ना, ये सही है। ये केवल केवल की वजह से नहीं है। केवल का मतलब अन्य किसी में नहीं चलेंगे। अरे भाई, दोनों में चल सकती हैं। तो जो विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर है इसका। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति कंपायमान वस्तुओं से होती है। जिसकी उत्पत्ति किससे होती है? कंपायमान वस्तुओं से होती है। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि हम कंपन से ध्वनि उत्पन्न हो। ध्वनि के संचरण के लिए द्रव्यमानात्मक माध्यम अर्थात ठोस, द्रव एवं गैस आवश्यक होता है। ध्वनि का संचरण द्रव की अपेक्षा ठोस में और गैस की अपेक्षा द्रव में अधिक होता है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, सुरक्षा के लिए, फ्यूज के रूप में। देखिए, अर्थ सबसे पहले। अर्थ भू संपर्क तार। अर्थ क्या है? भू संपर्क तार। अर्थ लगा दो, एक तार लगा देते हैं धरती में, उसे नमक वगैरह डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही तो करते हैं। अर्थ भू संपर्क तार का उपयोग धातु की आधार वाले विद्युत उपकरणों में सुरक्षा के रूप में किया जाता है। भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध चालन पथ प्रस्तुत करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाती है कि धातु निर्मित विद्युत उपकरणों में धारा का कोई क्षरण होने पर उस विद्युत उपकरण का विभव भूमि के विभव के बराबर है तथा उस विद्युत उपकरण को उपयोग करने वाले व्यक्ति को तीव्र विद्युत आघात न लगे। तीव्र आघात न लगे। तो इसमें कौन सा आ गया हमारा? विकल्प सी करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है तो क्या करता है? ये अपसारी लेंस जैसा। कैसा करता है? अपसारी लेंस जैसा। तो उसमें जो विकल्प सी है वो करेक्ट आंसर है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। यह प्रकाश किरणों को उसके फोकस की ओर नहीं मोड़ता है। अगला प्रश्न। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा, राजा रमन्ना, कस्तूरी रंगन। तो इसमें आएगा, भारत में अणु बम के विकास से संबंधित कौन है? राजा रमन्ना। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग के उद्देश्य से 1948 में परमाणु ऊर्जा विधेयक कानून बनाया गया। डॉक्टर होमी भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को एक परमाणु ऊर्जा का आयोग का गठन किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो वर्तमान में अब नहीं हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति थे, इन्हें मिसाइल मैन की उपाधि दी गई है। डॉक्टर राजा रमन्ना भारत के न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे। भारत में अणु बम के विकास का श्रेय राजा रमन्ना को ही जाता है। मिसाइल मैन कह रहे थे इन्हें। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति भी रहे हैं। कौन रहे हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न।
धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टीन या कार्बन। देखिए, तो इसमें आंसर आएगा क्रोमियम। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर है। धब्बा रहित लोहा स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो स्टील में 12% और क्रोमियम 1%, निकेल तथा 5% कार्बन मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगता है, जिससे इसका उपयोग खाने पीने के बर्तन, छुरी कांटा आदि में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षक नहीं होता? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। तो इसका उत्तर आएगा, कौन सा इसका उत्तर? तो इसमें विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विकल्प डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जो द्रव्य चुंबक से आकर्षित होता हो और जिन्हें चुंबकित किया जा सकता है, उन्हें लोह चुंबकीय द्रव्य कहा जाता है। लोहा, कोबाल्ट, इस्पात, निकेल और इसकी मिश्र धातु आदि लोह चुंबकीय द्रव्य हैं। एल्यूमीनियम एक अचुंबकीय पदार्थ है, यह चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? दूध, खून, आइसक्रीम, शहद। शहद है, ये है लिखा हुआ शहद। तो देखो कौन सा आंसर होगा? इसमें विकल्प सी होगा आइसक्रीम। कोलाइडी कौन सा नहीं है? आइसक्रीम नहीं है कोलाइडी। विकल्प सी करेक्ट आंसर है। दूध, खून तथा शहद कोलाइडी विलयन है। सामान्यतः आइसक्रीम में 12%, इसमें कितना होता है? 12%। वसा तथा वसा रहित पदार्थ 10%, चीनी 16% तथा कुल ठोस पदार्थ की मात्रा 39.5% पाई जाती है आइसक्रीम में। 12% वसा होती है इसमें और 10% ठोस पदार्थ होता है, और भाई चीनी 16% होती है, और तथा कुल पदार्थ कितना होता है? 39.5%। आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु में समान रूप से फैलती होती है, समान रूप से परिक्षेपित होती है। ठीक है। अगला प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ओजोन के परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो देखो, प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाले CFC वाले, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो आंसर ही नहीं है। विलायक के रूप में प्रयुक्त, ये कह रहा है रिक्तीकरण के उत्तरदायी नहीं है। तो ये तो है ना, ये कह रहा है नहीं है, ध्यान दीजिए नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा आपका। विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोराइड, ये भी नहीं है क्लोरोफॉर्म। अग्निशमन में प्रयुक्त हेलाइल, ये भी नहीं है, तीनों नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड, हाँ, आपका ये नहीं है उत्तरदायी, तो यही आंसर होगा आपका। ओजोन परत क्षरण के सर्वप्रथम मानव निर्मित कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक CFC वाले। हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन यौगिक हेलन 121 तथा ये रसायन ओजोन परत की ओजोन गैस से अवक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देते हैं, जिससे ओजोन का क्षरण होता है। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब